साथियों, आज हम राजस्थान जीके में एक महान वीर, पराक्रमी और एक शक्तिशाली योद्धा के बारे में पढ़ेंगे और वह है हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो अजमेर के चौहान वंश के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान ये बहुत ही महान वीर और शक्तिशाली शासक थे और इनसे संबंधित प्रश्न कई सारे एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान है, इनके बारे में पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ। जैसे ये हमारा राजस्थान, इस राजस्थान में यहां पर एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम है अजमेर। अजमेर के शासक थे चौहान, और चौहान शासकों में जो सबसे महान और वीर शासक हुए हैं वो हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था सन 1166 में और इनका जन्म हुआ था अनहिलवाड़ा में। अनहिलवाड़ा पड़ता है गुजरात में। 1166 में अनहिलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। जो इनके पिता है उनका नाम था सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर, और माता का नाम था भैया कर्पूरी देवी, जो दिल्ली के अनंतपाल तोमर की पुत्री थी। कर्पूरी देवी ये इनकी माता का नाम था। पिता थे सोमेश्वर चौहान और माता थी कर्पूरी देवी। जो पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल आता है वो आता है 1177 से 1192। 1166 में जन्म हुआ और 1177 में ये राजा बन गए, क्योंकि उस समय तो राजकुमारी थे लेकिन राजा बन गए। राजगद्दी पर इनको बैठा दिया गया। क्यों? क्योंकि 1177 में इनके पिता सोमेश्वर चौहान जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, जो पृथ्वीराज चौहान है ये है हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। इनसे पहले दो पृथ्वीराज और हुए हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पृथ्वीराज तृतीय। इनको दो उपाधि थी। एक उपाधि थी राय पिथोरा, राय पिथोरा, और एक उपाधि थी दल पुंगल, दल पुंगल। दल पुंगल यानी होता विश्व विजेता। पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में एक साहित्यकार था और उसका नाम था चंद्रबरदाई। कई सारे साहित्यकार थे लेकिन जो प्रमुख साहित्यकार था और यह इनका मित्र भी था, जिसका नाम था भैया चंद्रबरदाई। इसका जो ग्रंथ है, इसने ग्रंथ लिखा है और वो कौन सा ग्रंथ था? पृथ्वीराज रासो। अब देखिए कि 1166 में अनिलवाड़ा गुजरात में जन्म हुआ था। पिता थे सोमेश्वर चौहान, माता थी कर्पूरी देवी। इनका जो शासनकाल आता है पृथ्वीराज चौहान जी का वो आता है 1177 से 1192 में। जो इनको राय पिथोरा और दलपुंगल की उपाधि प्राप्त हुई। जो इनका जो दरबारी मुख्य साहित्यकार था वो था चंद्रबरदाई, जिसने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? पृथ्वीराज रासो। अब देखिए, जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ के शासक थे तो आसपास की क्या स्थिति थी? तो यहाँ देखना, यहाँ पर एक जाति थी और उस जाति का नाम था भंडानिक। केवल लिखकर ध्यान रखना, भंडानिक। यहां पर यूपी में एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम है महोबा, और उस समय महोबा का शासक था परमर्दी देव चंदेल। कौन था? परमर्दी देव चंदेल। यूपी में यहां पर एक जगह पड़ती है और उस जगह का नाम है कन्नौज, कन्नौज, और कन्नौज का शासक था जयचंद गहेड़वाल, जयचंद गहेड़वाल। अब यहां पर पड़ता है गुजरात, और गुजरात का शासक था भीमदेव सेकंड। एक बार एलडीसी में क्वेश्चन भी आया था कि जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव सेकंड। अब क्या होता है कि देखिए, इनसे संबंधित हम कुछ बातें पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि ये भंडानिक जाति, भंडानिक जाति ये ऐसी जाति, ये एक ऐसी जाति थी जो सतलज नदी से आई थी। सतलज नदी से इनका उद्गम था। अब क्या होता है, भंडानिक एक ऐसी जाति थी जैसे हमारे खेत के पड़ोसी रहते हैं। जैसे खेत पर ध्यान ना दे तो पड़ोसी क्या करते हैं? धीरे धीरे मेड़ को काट कर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे भैया भंडानिक धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहे थे? आगे, आगे बढ़कर अलवर भरतपुर क्षेत्र तक ही आगे बढ़कर आ गए। तो इस बात का पता चलता है हमारे पृथ्वीराज चौहान जी को। ये क्या करते हैं? अपनी सेना लेकर जाते हैं और सन 1182 में भंडानिकों का क्या कर देते हैं? दमन कर देते हैं और यहाँ से भंडानिक पीछे हट जाते हैं। ठीक, अब अगला है महोबा। महोबा का शासक था परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे, बहुत महान, बहुत वीर, जिनका नाम था आला और उदल, जो कि बहुत महान थे, बहुत वीर थे।
अब क्या होता है कि एक बार की बात है, आला और उदल के पास इनके पिताजी ने इनको 3-4 घोड़े दिए थे। अब उन घोड़ों के लिए मांग करता है एक बार परमर्दी देव चंदेल, कहता है कि यार आला उदल तुम्हारे वो घोड़े मुझे दो। आला उदल से मना कर देते, महाराज हमारे घोड़े जो हमारे पिताजी ने दिए हैं वो घोड़े हम आपको नहीं देंगे। इस बात पर ये इससे नाराज हो जाता है इनसे परमर्दी देव चंदेल, और इनको यहाँ से निकाल देता है। तो ये भैया आ जाते हैं आला उदल जयचंद घेड़वाल के पास। अब क्या होता है, एक बार की बात है कि जो पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे एक बार कहीं योजना पर गए थे, और योजना से जब लौट रहे थे महोबा के पास से, तो घायल सैनिक थे। तो परमर्दी देव ने क्या किया कि उन सैनिकों को देखकर और उन सैनिकों को मरवा दिया। पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को क्या कर दिया, मरवा दिया। अब सैनिकों को मरवा दिया, सैनिक थे पृथ्वीराज चौहान के, तो इसके सैनिक के इनको मरवा दिया, तो इसको क्या आएगा, गुस्सा आएगा। इसको गुस्सा आ गया तो ये क्या हुआ कि 1182 में ही ये सेना लेकर, और यूपी में एक जगह पड़ती है नारायणा, यहां पहुंच गया। किससे युद्ध करने के लिए, परमर्दी देव चंदेल से। परमर्दी देव चंदेल पृथ्वीराज चौहान को देखकर डर गया, भैया इसमें इतना साहस नहीं था कि ये पृथ्वीराज का क्या कर सके, सामना कर सके। तो इसने को फिर याद आई किसकी, आला और उदल की। इसने इनको बुलाया, कहा भैया हमसे तो गलती हो गई, आला उदल तुम आओ, और मैं आज बड़े संकट में हूं, मेरी पृथ्वीराज चौहान से क्या करो, रक्षा करो। आला उदल वापस आते, ये सेना अपनी लेकर पृथ्वीराज चौहान यहाँ आते, आला उदल अपनी सेना लेकर यहाँ आते, और 1182 में यहाँ एक युद्ध होता है, और वो युद्ध है तुमुल का युद्ध। कौन सा युद्ध, तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध 1182 में यहां पर कौन सा युद्ध होता है, तुमुल का युद्ध। तुमुल के युद्ध में क्या होता है कि चौहान सेना विजयी हो जाती है, और परमर्दी देव चंदेल की सेना को पराजय का सामना करना पड़ता है। और उसमें दो जो इसके वीर सेनापति थे, आला और उदल, ये भैया वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आला उदल वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त। बहुत महान और बहुत बड़े वीर थे। इनको लड़ते हुए एक कवि, और उस कवि का नाम है भैया जगनिक। जगनिक ने देखा था, और जगनिक ने आला उदल के बारे में कहा है कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। इसका मतलब कि 12 साल तो जो कुत्ता जीता है, 13 वर्ष सियार, 13 साल जो सियार जीता है, और वर्ष 18 क्षत्रिय जी जो क्षत्रिय है वो 18 वर्ष के युवा की तरह जीवन जीता है, और बाकी जीवन तो क्या है, धिक्कार है। ये किसने कहा, जगनिक ने। किनके लिए, आला और उदल के लिए। अब देखिए भंडानिकों का पृथ्वीराज चौहान ने दमन कर दिया, परमर्दी देव चंदेल को पराजित कर दिया। अब इसके बाद बात आती जयचंद घेड़वाल। सबसे मुख्य बात है वो है जयचंद घेड़वाल की। जयचंद घेड़वाल से दुश्मनी का कारण क्या था कि इसकी एक पुत्री थी, और उस पुत्री का नाम था भैया संयोगिता। क्या नाम था, संयोगिता। यह ही संघर्ष का कारण थी, और कहे तो मुगल शक्ति की स्थापना का कारण भी कौन थी, संयोगिता थी। अब क्या होता है कि संयोगिता एक बार गई हुई थी अपने नाना के, और इसके नाना थे भैया दिल्ली में। कहाँ थे, दिल्ली में। और पृथ्वीराज चौहान भी गया हुआ था अपने नाना के घर, और इसके भी नाना कहाँ थे, दिल्ली में। पृथ्वीराज चौहान ने देखा संयोगिता को, और संयोगिता को ने देखा किसको, पृथ्वीराज चौहान को। तो दोनों में आपस में क्या हो गया, प्रेम हो गया। किसमें, पृथ्वीराज चौहान में और संयोगिता में प्रेम हो गया, और बात पहुंच गई विवाह तक। कहाँ तक पहुंच गई, विवाह तक। इस बात का पता चलता है किसको, जयचंद घेड़वाल को। इस बात का पता लगा जयचंद घेड़वाल को, तो जयचंद घेड़वाल जाता है दिल्ली, और संयोगिता को वहां से क्या करता है, वापस ले आता है, और पृथ्वीराज वापस अपनी सेना के साथ ले आ जाता है। इसका मतलब ये कहता है कि तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। अब देखिए क्या होता है, वापस ये आ जाता है, ये भी अपने स्थान पर वापस आ जाता है। आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। इसके बाद क्या करता है कि जो ये जयचंद घेड़वाल है, ये संयोगिता का रख देता है स्वयंवर। क्या रख देता है, स्वयंवर। इसकी बेइज्जती करने के लिए इसका स्वयंवर रख देता है। स्वयंवर में सभी राजाओं को बुलाता है। स्वयंवर क्या होता है, जिसमें जो राजकुमारी है वो अपनी इच्छा से अपने पति का चयन करती है। सभी राजाओं को बुलाता है, लेकिन ये पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं करता। तो करता क्या ये कि जो दरवाजा रहता है महल का, जो दरबार का दरवाजा रहता है, जहां पर राजा महाराजा सब चप्पल खोलते हैं, उस जगह पर पृथ्वीराज की एक मूर्ति लगा देता है। उस जगह पर पृथ्वीराज की क्या लगा देता है, एक मूर्ति। कौन,
जयचंद घेड़वाल, मूर्ति लगा देता। अब संयोगिता भैया माला लेकर आती है, सभी राजाओं को अनदेखा करते हुए सीधी जाती है और जो दरवाजे पर वो मूर्ति पृथ्वीराज चौहान की बनी हुई थी उस मूर्ति में जाकर माला डाल देती है। कौन? संयोगिता। इस बात से जो और राजा थे वो गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं किससे? जयचंद घेड़वाल से, कि तेरी लड़की का तो कहीं पहले से ही चक्कर था, तूने हमारी बेइज्जती करने के लिए हमको बुलाया, तूने यहाँ पर हमें क्यों बुलाया? और इस बात से वो सभी गुस्सा हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। और इस बात से भैया जयचंद घेड़वाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी पुत्री से कहता है तूने हमारी बेइज्जती करवा दी, मैंने तो इतने अच्छे अच्छे युवा राजकुमार बुलाए थे, लेकिन तू सीधी जाकर तूने उनको ना देखकर तूने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति में माला डाल दी, तूने मेरी बेइज्जती करा दी। इसको पकड़ के ले जाता है और कमरे में जाकर बंद कर देता है। कौन? जयचंद घेड़वाल कमरे में बंद कर देता है। इस बात का पता लगता है पृथ्वीराज थर्ड को, पृथ्वीराज तृतीय को इस बात का क्या लगता है? पता लगता है तो ये कहता है कि अब तो लेकर किसको आनी मुझे? संयोगिता को। उसका पता लग जाता है कि इसने मेरे गले में क्या डाली है? माला डाली, तो अब लेकर किसको आनी है? संयोगिता को। अब इसका जो मित्र भैया चंद्रवरदाई वो इससे मना करता है कि पृथ्वीराज तू उससे दुश्मनी मत मोल ले, जयचंद घेड़वाल से वो शक्तिशाली शासक है, लेकिन ये तो भैया वीर था, युवा था और प्रेमी था। तो ये अपने 10-15 हजार सैनिक लेकर और पहुंच जाता है कहां पर? कन्नौज। और कन्नौज में वहां पर युद्ध होता है। संयोगिता को उठाकर क्या होता है? ये ले आता, संयोगिता को भगा कर ले आता कि मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। इसको लेकर कहां जाता है? ये यहां पर आ जाता है अपने अजमेर। अब देखिए, भंडानिकों से इसने दुश्मनी ले ली, परमर्दी देवचंदेल से इसने दुश्मनी ले ली और जयचंद घेड़वाल से इसने दुश्मनी ले ली। सबसे क्या लेता जा रहा है? ये दुश्मन चारों ओर अपने दुश्मन बना रहा है। अब अगला शासक आता है भीमदेव सेकंड। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इससे इसकी दुश्मनी का कारण ये था कि भीमदेव सेकंड ने क्या किया था कि जो इसके पिताजी हैं सोमेश्वर चौहान, उनको जो मृत्यु का कारण था वो कौन था? भीमदेव सेकंड से युद्ध हुआ और उसमें क्या हो गए? मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो एक तो ये था। दूसरा कि यहाँ पर एक जगह पड़ती है आबू। आबू का शासक था जेत सिंह और जेत सिंह की पुत्री थी इच्छिनी। जेत सिंह की पुत्री का नाम क्या था? इच्छिनी। अब क्या होता है कि इच्छिनी की जो भीमदेव सेकंड है इसकी इच्छा थी इच्छिनी से विवाह करने की और इच्छिनी की इच्छा थी पृथ्वीराज चौहान से विवाह करने की। अब क्या, क्योंकि ये युवा था, सुंदर था, स्मार्ट था, तो भैया इसकी इच्छा थी इच्छिनी से विवाह करने की और इच्छिनी के मन में कौन चल रहा था? पृथ्वीराज चौहान चल रहा था। तो इस बात को लेकर भीमदेव सेकंड से 1184 में आबू का क्या हो गया? युद्ध। 1184 में आबू का युद्ध हो गया और उसमें भी पृथ्वीराज चौहान की सेना क्या रही? विजय रही। अब देखिए, इसने भंडानिकों का दमन कर दिया, परमर्दी देव चंदेल को तुमुल के युद्ध में 1182 में पराजित कर दिया, जयचंद घेड़वाल की पुत्री संयोगिता को उठा लाया, उसके बाद भीमदेव सेकंड को पराजित कर दिया, चारों ओर अपने दुश्मन बना लिए। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है मोहम्मद गोरी के साथ संघर्ष, वो तराइन का युद्ध, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छे से इस वीडियो को देख लेना और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ओके, धन्यवाद।